दुरूद शरीफ पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 5 दिया था होमवर्क एक, इसमें जो जो मसले हो सकते हैं वो कर देता हूँ डिस्कस, है जी। इसमें प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है। अच्छा ये नहीं मैं कह रहा कि लॉस है प्रॉफिट नहीं है, एंड नहीं है, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, लॉस की जगह अगर प्रॉफिट भी हो, अगर चलो प्रॉफिट भी लिखा होता तो कौन सा प्रॉफिट लिखा हुआ बिफोर, हाँ तो पूरा नहीं हुआ ना, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करते तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता, वो चाहिए था हमें, तो इसलिए प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं है। सिर्फ लॉस का मसला नहीं है, लॉस और प्रॉफिट का सिर्फ इतना फर्क है कि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट और लॉस है तो ब्रैकेट लगा देंगे, प्रॉफिट और लॉस जगह एक ही है बस लॉस हुआ तो ब्रैकेट लग जाएगा, लेकिन ये हमारा डिजायर्ड फिगर नहीं है। क्यों नहीं है? अगर तो सवाल में कहीं इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा होता, जो कि नहीं है, चलो इंटरेस्ट पेड दिया होता तो ओपनिंग क्लोजिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल लेते और उससे फिर हम इधर प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंच जाते, वो भी नहीं है। तो इसलिए प्रॉफिट का वही रास्ता है जो रिटेन अर्निंग का रास्ता होता है, तो इसलिए हमें इसमें रिटेन अर्निंग से चलना पड़ेगा, इसलिए रिटेन अर्निंग से निकलेगा। टैक्स है सवाल में कहीं, तो वो जो रिटेन अर्निंग से प्रॉफिट निकलेगा वही प्रॉफिट, वही प्रॉफिट ही होगा। तो एक तो इसमें ये पॉइंट था। अब वो रिटेन अर्निंग से जो प्रॉफिट निकाला है वो निकालना ही ना समझ आया किसी को। अच्छा मैंने चूंकि आईकैप का सोल्यूशन पीछे कॉपी किया हुआ, इन्होंने ना ब्रैकेट में चीज़ें कर दी होती हैं, तो मैंने तो आपको वो अकाउंट के जरिए सिखाया है, तो अगर किसी को रिटेन अर्निंग ना समझ आया हो तो रिटेन अर्निंग्स BD 315 CD 220 और ये नीचे 10% डिविडेंड 2000 ये ईयर है 30 जून 21, तो सितंबर 20 यानी इसी साल की बात हो रही है। 10% डिविडेंड दिया है ये 50। अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर्ड की अमाउंट है कि पेड की अमाउंट है? ये डिक्लेयर्ड की अमाउंट है। आदो के वर्ड उन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर्ड लिखा भी है और साथ पेड भी अलग अलग कह दिया, वरना अगर पेड का वर्ड ना कहा होता तो ये डिक्लेयर्ड है और डिविडेंड पेएबल शायद ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया होता, तो डिविडेंड पेड वहां से निकलना था। यहां पर कौन सा आना है? यहां पर डिक्लेयर्ड ही आना है, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर की एंट्री होती है रिटेन अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। तो ये 50 हो गया और यहां से प्रॉफिट निकल आएगा कितना, इस साइड पे आ रहा है, तो ये फिर प्रॉफिट नहीं लॉस है। तो हमारा कैश फ्लो इससे शुरू होगा अगर नेगेटिव। इंटरेस्ट एक्सपेंस किस में से माइनस कर दें? ये जो आ रहा है इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है ना, है ही नहीं सवाल में। अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस होता वो भी इसमें से माइनस कर देते तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंच जाते, वो था ही नहीं ना, इसलिए रिटेन अर्निंग से चले। अच्छा एक तो ये स्टार्टिंग पॉइंट का मसला होगा दुनिया वालों को। दूसरा डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन आपको गिवन नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट से निकलेगी, पीपी के अकाउंट से नहीं, एक्यूमुलेटेड के अकाउंट से तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग भी है और ये डिस्पोजल भी है। अच्छा इसमें जिन्होंने भी सवाल किया है, इसमें सवाल करते हुए एक थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट ये था कि एक्यूमुलेटेड में ओपनिंग 262 क्लोजिंग 300 ड्यूरिंग द ईयर, ये इक्विपमेंट डिस्पोज ऑफ किया है, कॉस्ट और बुक वैल्यू दी हुई है, तो हमें तो एक्यूमुलेटेड दिख कितना 40, ये आ गया यहाँ डिस्पोजल 40। एक ट्रिकी पॉइंट ये लगता है थोड़ा सा शक सा कि ये जो प्लांट है मशीन डिस्ट्रॉय हुई है,
इसकी भी तो कॉस्ट और बुक वैल्यू दी हुई है, तो ये भी तो डिस्पोजल ही है, तो इसकी यहाँ पर क्यों नहीं लिखी वैल्यू? ये पिछले साल का वाकया है, अप्रैल 2020। हम इस वक्त जिस साल की बात कर रहे हैं वो जुलाई 20 से जून 21 का साल है। तो ये जो इक्विपमेंट खराब हुआ था, इंश्योरेंस वाले उठा के ले गए थे और इंश्योरेंस वालों ने उसका पैसा दिया है, ये अप्रैल 2020 में खराब हुआ था। तो डिस्पोजल में वो अप्रैल 20 में हुआ होगा ना, 2021 में थोड़ी होगा। इसलिए इसकी एक्यूमुलेटेड में डिस्पोजल नहीं लिखी। अगर ये अप्रैल 21 लिखा होता तो बिल्कुल लिखते, फिर वो भी डिस्पोजल वहां आनी थी। ठीक है, 20 की वजह से नहीं आई। और इसको बैलेंस करेंगे तो डिडक्शन फॉर द ईयर आ जाएगी। और इसमें लॉस ऑन डिस्पोजल है, पहुंच रहा हूं। लॉस ऑन डिस्पोजल गेन है, लॉस नहीं है। लॉस होता तो ऐड कर देते। और ऐड करने वाली चीजों में बैड डेट होता है। बैड डेट का सवाल में कहीं जिक्र ही नहीं है। इंटरेस्ट एक्सपेंस सवाल में नहीं बताया हुआ। हाँ, इंटरेस्ट है जरूर। कैसे पता इंटरेस्ट है? ये इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर नहीं पता। अच्छा, इसमें से और क्या माइनस करते तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता? इसमें से इंटरेस्ट। तो आपको ये पता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 45 है, और ये पता है कि इंटरेस्ट से ऊपर तक 21 था। तो इसमें से और क्या माइनस किया होगा तो ये आ गया होगा, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। 45 कहाँ से है? ये यहाँ से, ये रिटेन अर्निंग से लॉस फॉर द ईयर निकला था ना। इधर आता है प्रॉफिट, इधर निकला है इसलिए लॉस है। ये भी तो बताया था। ठीक है, बिजनेस में लॉस है, लेकिन सैड सॉन्ग बनता नहीं है। ये लॉस है। अब ये 45 का लॉस बिफोर टैक्स है। 21 क्या है? इसमें से बस इंटरेस्ट एक्सपेंस और माइनस होना था, वो नहीं पता। कैसे निकला? पेड कहाँ है? ये तो मैंने IS-12 में कहा था, FR2 में। मैंने FR2 में IS-12 में कहा था। IS-12 में, वो IS-12 में था। इसमें से मैंने IS-12 की वर्किंग में कहा था, इसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस होना था तो नेट प्रॉफिट बनना था। तो आपको ये दोनों फिगर्स पता है, इनके डिफरेंस से इंटरेस्ट एक्सपेंस निकलेगा। और ऐड होने वाला यही था, और लेस होने वाला गेन ऑन डिस्पोजल है, वो ये दिया हुआ। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इन्वेंटरीज हैं, इनकी इंक्रीज डिक्रीज है, डेटर है, डेट प्रोविजन का मसला ही नहीं है, यही डिफरेंस है। एडवांस टू सप्लायर नई चीज़ है, पहले नहीं थी, कोई बात नहीं, करंट एसेट है, इंक्रीज डिक्रीज आ जाएगी। और इंश्योरेंस क्लेम, करंट एसेट्स में आ रहा है इंश्योरेंस क्लेम, इसकी इंक्रीज डिक्रीज क्यों नहीं दिखा रहा? नहीं, पिछले साल की बात नहीं है भाई। इंश्योरेंस क्लेम करंट एसेट्स में लिखी हुई एक चीज है जिसका क्लोजिंग 0 है, ओपनिंग 31 है, तो दिखाए ना डिक्रीज। क्योंकि ये वो 31 का रिसीव होना है जो इक्विपमेंट सड़ा था, इंश्योरेंस वालों से लिया था, वो हमने इन्वेस्टिंग में दिखाना है। दोबारा सुनिए, ये जो पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है, ये शायद मुझे लगता है पहले मैंने किसी सवाल में बात की है। अगर एक PPE डिस्ट्रॉय हो गया और उसके बदले इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, तो ये ऐसे ही है जैसे ने वो एसेट की लाश किसी को बेच दी। ये डिस्पोजल ही है। तो जब ये डिस्पोजल है तो इंश्योरेंस से मिलने वाला पैसा सेल ऑफ PPE के तौर पे इन्वेस्टिंग में आएगा। देखें, ये तो बकायदा बेचा है, इक्विपमेंट बेचा है, प्लांट डिस्ट्रॉय हुआ था, उससे इंश्योरेंस क्लेम मिला है। तो अगर कोई PPE डिस्ट्रॉय हो जाए और उसके बदले इंश्योरेंस क्लेम मिले, तो ये ऐसा ही है कि हमने वो PPE की लाश किसी को बेच दी, डिस्पोजल, और पैसे मिल गए। तो ये जो इस डिस्ट्रॉयड प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस क्लेम मिलना है, ये कहां पर दिखाना चाहिए? कैश फ्लो में।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो वो जो हमें इंश्योरेंस क्लेम 31 मिलियन का मिला है, किधर है 31 तो यहाँ नहीं लिखा हुआ, ये यहाँ लिखा हुआ। रिसीवेबल था। अच्छा क्यों था रिसीवेबल? क्योंकि वो पिछले साल का मसला था। ये सारी कहानी पिछले साल में हुई थी। तो पिछले साल हमने इंश्योरेंस वालों से बात की होगी, उन्होंने कहा अच्छा दे देंगे पैसे, वो हमारा रिसीवेबल था। इस साल उन्होंने पैसे दे दिए, तभी रिसीवेबल नहीं आ रहा। ये 0.3 वाला 0.31 है। तो इसको कहां दिखाएं कैश फ्लो में? तो ये वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ रहा है 31। एक ये आ रहा है 31, और ये कितने का बेचा है इक्विपमेंट? बुक वैल्यू कितनी? प्रॉफिट कमाया 17, कितने का बेचा? 52। ये वो 52 है। यानी इस साल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दो है सेल ऑफ पीपी, एक इंश्योरेंस क्लेम का पैसा आया और एक ये वो इक्विपमेंट बेचा है। पॉइंट नंबर 4, इक्विपमेंट बुक वैल्यू 35 है, 17 का प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है, तो कितने का बेचा है भाई? तो ये वो 52 है। और प्लांट एंड मशीनरी के पैसे भी इस साल मिले हैं, ये वो 31 है। और 31 की अमाउंट कहां से नजर आई? ये यहां से नजर आ रही। जिंदगी शक्लें बना रहे हैं यार। सेल ऑफ इक्विपमेंट नहीं, हाँ सेल ऑफ इक्विपमेंट 52 है, और ये प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस क्लेम आना भी सेल ऑफ पीपीई जैसी चीज है। तो ये दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ रहे हैं। चूंकि इस 31 को हमने वहां नीचे इन्वेस्टिंग में दिखाना था, इसलिए इसकी डिक्रीज इन इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल हमने यहां नहीं दिखाई, वरना ये भी करंट एसेट्स में आ रहा है। इन्वेंट्री की डिक्रीज दिखा दी, डेटर्स की डिक्रीज दिखा दी, एडवांस टू सप्लायर की डिक्रीज दिखाई है। इंश्योरेंस क्लेम की भी तो डिक्रीज आनी चाहिए थी, क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि नीचे इन्वेस्टिंग में दिखाना है, इसलिए यहां इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखाई है। और करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स हैं, इसके अंदर कोई मिलावट है? हाँ है, इसके अंदर मिलावट है। ये हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चलाई हुई है काम, उसका 14 मिलियन है जो पे नहीं किया हुआ, ट्रेड पेबल्स में वो छुपा हुआ। तो पीपीई उधार पे खरीदा हो, पीपीई उधार पे खरीदा हो, तो वो नीचे इंक्रीज डिक्रीज में उसका पेबल आना चाहिए। हाय हाय, क्रेडिटर्स का इंक्रीज डिक्रीज क्यों दिखाते हैं? परचेजेस को पेमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए। गुड्स की परचेजेस कॉस्ट ऑफ सेल ऊपर प्रॉफिट में चार्ज हुई होती है। इन्वेंट्री की इंक्रीज डिक्रीज क्या करती है? उस कॉस्ट ऑफ सेल को परचेजेस में कन्वर्ट करती है, इनडायरेक्ट मेथड। कॉस्ट ऑफ सेल ऊपर प्रॉफिट में है, इन्वेंट्री की इंक्रीज डिक्रीज उसको परचेजेस में कन्वर्ट करती है, और क्रेडिटर्स की इंक्रीज डिक्रीज उसको पेमेंट टू सप्लायर बना देती है। कौन सी परचेजेस को? गुड्स की परचेजेस को कि प्लांट की परचेजेस को? तो इसलिए हमें क्रेडिटर्स भी कौन से हैं जिनकी इंक्रीज डिक्रीज दिखानी चाहिए? गुड्स के। तो ये जो ऊपर ट्रेड पेबल्स आ रहा था, इसमें एक बिल्डिंग का क्रेडिटर भी था। ये जो बिल्डिंग पे काम चल रहा है, इसका भी एक पेबल था जो इस 180 के अंदर शामिल है। ये बात नीचे लिखी हुई है। ट्रेड पेबल्स इंक्लूड 14 मिलियन जो कि बिल्डिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, उसके लिए पेबल है, गुड्स के लिए नहीं पेबल है, उस बिल्डिंग के लिए पेबल है। तो वो 14 जो इस 180 के अंदर छुपा हुआ है उसको माइनस करें, फिर इसकी इंक्रीज डिक्रीज आएगी, फिर इंक्रीज डिक्रीज आएगी। और करंट पोर्शन ऑफ लोन की इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखानी। क्यों? क्योंकि उसको हमने फाइनेंसिंग में यूज करना है। और एक्रूड एक्सपेंसेस की आ गई। एक्रूड एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट पेबल नहीं था, नहीं, वो इसके अंदर छुपा हुआ था, लोन के अंदर छुपा हुआ। वो करंट पोर्शन इसमें छुपा के दिया हुआ इन्होंने, इंटरेस्ट पेबल छुपा हुआ है करंट पोर्शन ऑफ लोन में। तो उसकी तो वैसे भी हम इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखा रहे। तो इसकी एक्रूड एक्सपेंस खालिस है। ट्रेड पेबल में मिलावट थी, वो निकाल के बाकी इंक्रीज डिक्रीज दिखाई। इन्वेंट्री कोई मसला नहीं, ट्रेड रिसीवर्स कोई मसला नहीं, एडवांस टू सप्लायर कोई मसला नहीं। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बताएं और कुछ पूछना है? अच्छा, जिन्होंने वाकई ये होमवर्क किया है, जिन्होंने जो इन एक दो पॉइंट्स की वजह से सवाल वहीं छोड़ देंगे, वो पेपर में भी वही छोड़ देंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस इस चीज की होगी कि जहां फंसे पीछे सोल्यूशन देख लें। आपने दिमाग पे जोर डालने की प्रैक्टिस ही नहीं की हुई। तो इसलिए होमवर्क किया करें तो बेटा
वैसे तो चलो अब सेशन ही एंड हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने तैयारी तो अब शुरू करनी है। तो आप जब अपनी रिवीजन अभी कर रहे होंगे तो सवालों को सॉल्व करना जैसे भी टूटे फूटे हों, फिर बाद में जाके सोल्यूशन देखना। बहुत नींद आ रही है आपको। सवालों को पूरा पूरा सॉल्व करना, क्योंकि अगर अभी सॉल्व नहीं करेंगे, सोल्यूशन देख लिया करेंगे तो पेपर में अचानक थोड़ी काबिलियत आ जाएगी, कोई सुपर पावर नहीं पेपर के अंदर आ जानी आपके। तो इसलिए सवालों को पूरा सॉल्व किया करें। जिन्होंने भी सवाल सॉल्व किया है, पूरी कोशिश करने के बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बताइए जो पूछना है। जिन्होंने किया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पूछे जो पूछना है। किन्होंने किया है? ठीक, मर जाना चाहिए। कोई बात नहीं, बैलेंस हो रहा तो कोई बात नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना चीजें बहुत ज्यादा हैं, तो उसमें नंबर लेना आसान है, क्योंकि सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। बट अब बाकी टॉपिक्स में क्या होता है कि एक दो ही ट्रांजेक्शन है, उन्हीं से कनेक्टेड सब कुछ होता है। कैश फ्लो में इतनी सारी लाइन आइटम्स हैं। अब इस 16 नंबर में से वो स्टूडेंट जो घबराए नहीं, अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखे। मेरा ख्याल यह है कि 16 नंबर में से 10-12 नंबर हर कोई ले सकता है कम से कम, लेकिन जो सवाल के 1-2 पॉइंट देख के वहीं सवाल छोड़ देगा, उसके तो गए सारे नंबर। तो इसलिए इसमें चीजें बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए नंबर लेना इसमें आसान होता है। रेशियोज में नंबर लेना बड़ा आसान है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर पूरा सवाल है तो उसमें नंबर, जिस सवाल में बहुत ज्यादा चीजें ना उसमें नंबर लेना आसान होता है, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पूछना है जी। ये मैंने नाम बताए थे कुछ, रिटेन अर्निंग को कहते हैं। ये मैंने आपको जब कंपनी पढ़ाई थी ना, तो रिटेन अर्निंग के 2-3 नाम बताए थे आपको। अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स कहा था और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहा था। ये रिटेन अर्निंग को कहते हैं। अनअर्न्ड प्रॉफिट नहीं, ऐसा नहीं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहा था और अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स कहा था। ये रिटेन अर्निंग्स के नाम है। पीपी को ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। ऑपरेटिंग इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि इन्होंने ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है जो भी बन रहे हैं, इसलिए इनको ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। ये ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स पीपीई है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं, सारा नहीं, जो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी उसकी 2-4 बिल्डिंग भी तो हो सकती हैं अंडर कंस्ट्रक्शन। आप बात कर दोबारा करिए, क्या कह रहे हैं? वो तो एक एसेट का सवाल कर रहे थे ना। एक बिल्डिंग थी, कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें जितना खर्चा आया था उस सबको पीपी में ट्रांसफर कर देंगे। ये जरूरी थोड़ी कि एक बिल्डिंग है, बहुत सारी बिल्डिंग हो सकती हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का ये जो क्लोजिंग बैलेंस 84 ड्यूरिंग द ईयर हो सकता है 15 बिल्डिंगें शुरू की हों, 12 कंप्लीट हो गई हों, 3 अभी भी इन प्रोसेस हो। वो तो एक चीज थी IAS 23 पढ़ाते हुए, जिसको मुकम्मल करके कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, क्रेडिट और प्लान डेबिट, ये तो बहुत सारी हो सकती हैं। बताता हूँ ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात कर रहा था अभी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ओके, जिन्होंने भी किया है कुछ पूछना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, मैंने तो तकरीबन सारी चीजें बता दी हैं, फिर भी आपने स्टिल पूछना है कुछ तो पूछिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, पीपी का अकाउंट जब बनाए तो साथ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी बनाए हैं जी, सरप्लस भी बनाए और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी बनाए। सरप्लस है इस सवाल में, पीपी एक्यूमुलेटेड अलग बन गया अब 848, CD 820, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का BD 0, CD 84। डिस्पोजल, अच्छा अब हम एक्यूमुलेटेड का अकाउंट अलग बना रहे हैं, तो यहां पर डिस्पोजल वाले की कॉस्ट आनी है 75। डेप्रिसिएशन नहीं आनी, वो एक्यूमुलेटेड में आनी है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में और क्या पता है?
जी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में ये पता है कि 14 अभी पेएबल है, इसके अलावा पूरे सवाल में और कुछ नहीं पता मैं। यानी कोई बिल्डिंग कंप्लीट हुई है क्या, इस साल कंप्लीट हुई है नहीं पता, और निकाल भी नहीं सकते। क्यों निकाल नहीं सकते? क्योंकि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में मैं यहाँ पर एक्सपेंडिचर यानी इस साल कितना खर्चा हुआ वो लिखूंगा तो ट्रांसफर निकलेगा ना, हमें ये अमाउंट भी नहीं पता। 70 कौन सा? हाँ तो बैलेंसिंग करके निकालनी पड़ेगी ना। मैं कह रहा हूं कि ये फिगर पता होती तो पता लगता कि यहां से कितनी कंप्लीट होके इधर गई है। ये नहीं पता चल सकता क्योंकि हमें इस पूरे खर्चे का नहीं पता, इसलिए कोई बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई फिर। क्योंकि आप इसको बैलेंस करें तो ये बैलेंसिंग फिगर या 84 ही आ जाएगा। नहीं पेएबल इसमें तो नहीं लिखना ना। अच्छा चलो खैर लिखें फिर। कहाँ पेएबल का बैलेंस? पेएबल का बैलेंस इसमें थोड़ी पेएबल का बैलेंस आएगा। पेएबल का बैलेंस इसमें क्यों आएगा? नहीं तो अगर प्लांट ये जो पीपी का पेएबल होता तो वो पीपी के अकाउंट में पेएबल आ जाता। पेएबल एक अलग लायबिलिटी है, इसको बैलेंसिंग करेंगे तो 84 इधर ही निकलेगा। इससे सिर्फ इतना पता चल रहा है कि इस साल कंस्ट्रक्शन पे 84 का खर्चा हुआ है। हमें नहीं पता कि कितना ट्रांसफर हुआ है क्योंकि ये फिगर भी बैलेंस करके निकालनी पड़ी। अगर ये लिखा होता या 200, अगर ये दिया होता 200 तो यकीनन 116 की बिल्डिंग कंप्लीट हुई होगी, वो यहाँ क्रेडिट और यहाँ डेबिट आ जाता। लेकिन हमें इससे बैलेंसिंग फिगर ये पता चली, इसलिए कोई बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई। तो पीपी भी बस सिर्फ इतना ही है, इसी से बैलेंस करके एडिशन निकलेगी 40। अब जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज ऑफ पीपी आएगा तो वो 47 आएगा। और एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितने पैसे दिए? 70। क्यों 70? क्योंकि 84 में से 14 अभी नहीं दिए। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एक तो वो 47 आ गया लाइट, एक तो वो 47 आ गया और दूसरा वो 70 आ गया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वाला। मैंने जिस तरह सिखाया 2 लाइनें अलग अलग लिख लें, इन्होंने दोनों मिला के लिख लें। ये 47 वो आ गया पीपी की एडिशन, और ये 70 वो आ गया जो इस 84 में से 40 नहीं दिया अभी। तो 70 है जो कैश दिया है। नहीं पीपी में नहीं देख रहे, ओवरऑल तो वो देखिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो बनेगी तो बिल्डिंग ही ना। तो इस आईकैप के सोल्यूशन में क्या किया इन्होंने, जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन पे आउटफ्लो को इकट्ठे एक ही लाइन में लिख दिया। ये ट्रांसफर समझ के नहीं लिखा है इधर, मैंने अलग अलग लिखा हुआ है ना। हाँ अलग अलग लिख दे। परचेज ऑफ पीपी में 47 लिख दे, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की लाइन लिखे उसमें 70 लिख दे, और जो बेचा है ये 52 और 31 जो मैं पहले बता चुका था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिन्होंने सवाल किया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कुछ पूछना है तो पूछें। कहाँ? अच्छा अगर एक प्लांट उधार पे खरीदा होता उसका सीडी का, वो नॉन कैश एडिशन टाइप बात कर रहे हैं, और उसका पेएबल क्रेडिट करेंगे। आप कह रहे हैं कि इसको मैं जिस तरह पीपी में बताता हूँ कैश और नॉन कैश, उस तरह से कह रहे हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में सीडी पेएबल, तो आप एक्चुअली ये बात कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है, ये कह रहे हैं ना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट 84, कैश क्रेडिट 70, पेएबल क्रेडिट 40। ठीक है मैं समझा वो कुछ सीडी बैलेंस की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जिन्होंने भी किया है सवाल, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, मैंने आपको जब शेयर इशू की अकाउंटिंग पढ़ाई थी ना, अगर तो याद है तो ठीक है, नहीं तो वो लेक्चर्स पलट के देख लीजिएगा। मैंने जब शेयर इशू अगेंस्ट कैश बताया था तो उनमें 3 सिनेरियोज थे, या तो इशू एट पार था, या इशू एट प्रीमियम था, या इशू एट डिस्काउंट था। तो जब इशू एट डिस्काउंट पढ़ाया था तो मैंने उसकी एंट्री की थी कैश डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स डेबिट, और पूरी फेस वैल्यू शेयर कैपिटल क्रेडिट। और मैंने साथ तब बताया था कि ये जो डिस्काउंट डेबिट किया है ये कोई एक्सपेंस नहीं है, ये भी इक्विटी का हिस्सा है। अगर 1000 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर्स 940 के इशू किए हैं तो 940 कैश डेबिट, डिस्काउंट 60 डेबिट, और कैपिटल पूरा 1000 क्रेडिट। ये मैंने आपको जब सोसी पढ़ाई है ना
जब मैंने इक्विटी की ट्रांजेक्शन्स पढ़ाई थी तब मैंने ये एंट्री बताई हुई है आपको। जब कभी रिवाइज करेंगे, नोट देखेंगे तो उसमें लिखी हुई है चीज़। और ये डिस्काउंट डेबिट, ये एक्सपेंस नहीं है, ये इक्विटी ग्रुप का एक डेबिट बैलेंस है। कैश फ्लो कितना है इसमें? 940। तो इसी तरह इस कंपनी ने जब शेयर इशू किए थे तो उस पर 40 का डिस्काउंट दिया था, तभी वो इक्विटी में एज अ डेबिट बैलेंस आ रहा है। जिस तरह शेयर प्रीमियम आता था, अब वो डिस्काउंट आ रहा है, वो एक डेबिट, कैसे पता डेबिट बैलेंस आ रहा है? तो ये वो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है। जब इसके डिफरेंस, क्योंकि शेयर इशू नीचे कहीं नहीं है, और शेयर इशू का नीचे रख से कुछ नहीं है, तो अब अगर मैं शेयर्स की वर्किंग करूं, बीडी है 500, सीडी, एक बोनस डिविडेंड था अभी 10 था, पता नहीं कितना था, 50 था, नहीं बोनस नहीं था, सॉरी, नहीं बोनस नहीं था, डिविडेंड था, बोनस नहीं था। तो मजीद नए शेयर इशू हुए होंगे 200, 40 का डिस्काउंट है, तो कैश 160। तो कैश फ्लो में इशू ऑफ शेयर्स 160 का कैश इनफ्लो आएगा। अच्छा, जब किसी भी टॉपिक के मैं आपको नोट्स पढ़ाता हूं या कुछ फॉर्मेट्स दे देता हूं कि आप इनको याद कर लें, हेल्प होगी, तो वो जो फॉर्मेट होते हैं ना, वो होते हेल्प के लिए हैं। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर कोई डिफरेंट सा पॉइंट आ जाए। अब ये चीज मैं उन नोट्स में नहीं डाली हुई है डिस्काउंट वाली लेकिन पढ़ाया तो हुआ है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ाया हुआ है, तो ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इस सवाल में टेस्ट हुआ। ये ऐसे 160 लिखा है। और जब लोन का अकाउंट बनाएंगे तो लोन के अकाउंट में हम सिर्फ प्रिंसिपल पोर्शन लिखते हैं, इसके अंदर इंटरेस्ट की मिलावट है, तो वो माइनस करके ये 2 बीडी और ये 2 सीडी आ जाएंगे, यहां से लोन रीपेमेंट निकल आएगी। तो जिन्होंने सवाल किया है और उसमें कुछ पूछना है आपने तो पूछे। अच्छा जी, ये तो खैर मैंने शुरू पे जो प्रैक्टिस कराई थी उसके बनाए हुए, हम 4 कर चुके, 5 अभी हो गया 6 शायद मैंने क्लास में किया था, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, और 10 मैंने क्लास में किया था, 11 भी हो गया होमवर्क, ये 13 हुआ है, 13 ये होमवर्क है आपका आज का, क्वेश्चन 13 होमवर्क। अभी एरर्स के जब तक मैं प्रॉपर बड़े सवाल होमवर्क नहीं डालता ना, तो कैश फ्लो के 1-2 सवाल होमवर्क चला लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क है? यार अब तो एक्स्ट्रा लेक्चर जितने आ रहे हैं ना वही संभाल लें बच्चे, तो वही बहुत है, इसलिए टेस्ट कोई नहीं ले रहा मैं, और ये क्लास वर्क होमवर्क ही कर लें तो यही बहुत है, इसलिए मैं टेस्ट कोई नहीं ले रहा है। क्वेश्चन 13 होमवर्क है जी क्या है? ये मैंने सोचा था पहले, लेकिन ना कैमरे नहीं अवेलेबल है, वरना मैंने बिल्कुल सोचा था, तो कैमरे नहीं, उस दिन तो अवेलेबल था इत्तेफाक से, तो मैंने एक्स्ट्रा कर ली थी, तो कैमरे नहीं अवेलेबल है, वरना मैंने हल सोचा हुआ था कि कैमरे नहीं अवेलेबल, क्योंकि बाकी भी क्लासेस है ना, अब 1-2 दिन तक शायद अवेलेबल हो जाए, क्योंकि सब लोग तो नहीं इतनी लेट खत्म करेंगे, तो देखूंगा फिर 1-2 दिन बाद। लेकिन वो बच्चे यहाँ नहीं आएंगे ना, वो उनके हॉस्टल वहाँ हैं, तो वो फिर ये नहीं प्रैक्टिकल है, बात मैंने सोची भी है लेकिन नहीं पॉसिबल। कैश फ्लो अभी होमवर्क चलाऊंगा 1-2 दिन। क्वेश्चन 13 होमवर्क है 1। प्योरिटी न्यूमेरिकल वाले मैं नहीं करता एमसीक्यू डिस्कस, अभी भी नहीं करूंगा, ये तो ज़बानी है। बोनस इशू हुआ है, कैश फ्लो पे क्या इम्पैक्ट है? बोनस इशू हुआ है, बोनस इशू हुआ है, कैश फ्लो पे क्या इम्पैक्ट है? कोई इम्पैक्ट नहीं है, बोनस इशू है, कोई इम्पैक्ट नहीं है।
फॉर द ईयर हुआ लॉस है, लेकिन फिर भी बैंक बैलेंस बढ़ गया है, पैसे बढ़ गए हैं, हुआ लॉस है, तो राइट इशू हुए हैं। अगर बिजनेस लॉसेस में है फिर भी बैंक बैलेंस बढ़ गया है तो फिर राइट इशू ही है, क्योंकि गुड्स खरीदने से थोड़ी बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, फिक्स्ड एसेट खरीदने से थोड़ी बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो राइट इशू। अच्छा ये छोड़ दिया मैंने, न्यूमेरिकल है, बल्कि नहीं 3 देखें, हाँ 3। अच्छा आप देखें इसमें बोनस इशू हुआ है 1 फॉर एवरी 10, यानी 10,000 का। ये कहा तो नहीं है आउट ऑफ शेयर प्रीमियम, क्या पता रिटेन अर्निंग में से वो, लेकिन नजर आ रहा है 10,000 के शेयर इशू हुए, ये 1 फॉर 10, 10,000 रुपए के बोनस इशू हुआ, कैपिटल बढ़ गया, और वो यकीनन आउट ऑफ शेयर प्रीमियम हुआ है, तभी तो प्रीमियम कम हो गया। उसके अलावा मजीद कोई शेयर इशू नहीं है। कैसे पता क्यों नहीं है? क्योंकि लिखे नहीं है। 1 लाख कैपिटल का बैलेंस था, 1 फॉर 10 बोनस इशू हुआ, कितने रुपए के और शेयर इशू हो गए? क्लोजिंग 1,10 आ रहा है, तो बस यही है शेयर इशू। और ये 10 आउट ऑफ शेयर प्रीमियम ही हुआ है, क्योंकि ये 10 कम हो गए, तो मजीद शेयर इशू नहीं हुए। फिर मजीद क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो 1 से 1,10 हुआ है बस, और कोई है ही नहीं, तो कैश फ्लो पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, अरे बात आपकी ठीक है, लेकिन 2018 भी तो पढ़ो ना, 2 साल तो लिखे हुए हैं, लेकिन कैश फ्लो 2018 की बात हो रही है, तो इसका तो 2018 का सवाल। तो 2017 का ओपनिंग, ये 18 का ओपनिंग, 18 का क्लोजिंग। 4 नहीं कर रहा मैं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7। अच्छा ये अंग्रेजी तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये कोई कैश इनफ्लोस थोड़ी होते हैं, ये तो एडजस्टमेंट्स हैं, लेकिन इस एमसीक्यू के स्टाइल से लग रहा है कि वो पूछना चाह रहा है कि इनमें से क्या है जो पॉजिटिव लिखा जाता है। एक्चुअली ये इनफ्लोज नहीं है, ये तो एडजस्टमेंट्स होती हैं। डिक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ये कोई इनफ्लो तो नहीं है, ये तो एडजस्टमेंट्स हैं। लेकिन जिस तरह से इस ऑप्शन में दी गई ये चीज़ें, उससे लग रहा है वो पूछना चाह रहा है कि क्या है जो कैश फ्लो के फेस पे पॉजिटिव आ रहा होता है। तो कौन से 2 हैं जो पॉजिटिव आ रहे होते हैं? ये दोनों पॉजिटिव आ रहे होते हैं। 8। इनमें से फाइनेंसिंग का क्या है? डिविडेंड पेड। 10। देखें एक बिजनेस की 1 साल की इनकम स्टेटमेंट है, उस 1 साल की इनकम स्टेटमेंट को देख के अगले साल का क्या एस्टिमेट किया जा सकता है? अगले साल इतने पैसे आएंगे, इनकम स्टेटमेंट को देख के। अगले साल के प्रॉफिट्स एस्टिमेट हो सकते हैं, कैश फ्लोज, एसेट्स, इनकम स्टेटमेंट को देख के, कि अगले साल अगर ऐसे ही चलता रहा तो इतना ही प्रॉफिट होगा। इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। 1 साल की कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख के अगले साल के हम क्या एस्टिमेट कर रहे होंगे कि अगले साल भी फिर इतना ही पैसे आ रहे होंगे। तो पूछ रहे हैं कि कैश फ्लोज का क्या फायदा है? इससे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है कि बिजनेस प्रॉफिट कितना कमाता है। नहीं, इट हेल्प्स यूजर्स टू एस्टिमेट फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज ऑफ द बिजनेस, कि जो इस साल का कैश फ्लो है अगले साल भी शायद इतना ही कैश फ्लो होगा। अच्छा, इसके अलावा बाकी ये तो गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि कैश फ्लो से प्रॉफिट थोड़ी पता चलता है, डेट इक्विटी रेशो पता चलती है इससे नहीं, बिजनेस की इक्विटी पता चलती है नहीं। तो फिर ये कि बिजनेस के फ्यूचर कैश फ्लो का अंदाजा हो जाता है कि अगले साल भी शायद इतना ही हो। अच्छा, अब तो खैर पता नहीं आप कहाँ तक पहुंचे थे, जहां तक भी पहुंचे थे। कुछ ना अमाल इतने वजनी होते हैं कि करने वाले को अंदाजा भी नहीं होता और उसका अजर कितना बड़ा बन चुका होता है। और हमारा दुनिया में रहना एक सोसाइटी की शक्ल में, जिसमें हमारे रिश्ते भी हैं, हमारे वैसे रोल्स भी हैं फॉर्मल, जैसे आप इस वक्त औलाद के रोल में हैं, बहन भाइयों के रोल में भी हैं। और अगर घर से बाहर निकलें तो आप स्टूडेंट हैं, आप किसी शॉप से चीज़ खरीदते हैं तो आप एक ग्राहक के रोल में हैं, अगर आप कहीं बैठते हैं तो आप सवारी के रोल में हैं,
आप अपने दोस्तों के रोल में हैं, तो मुख्तलिफ रोल में इंसान, एक है इंसान का अल्लाह की तरफ एटीट्यूड जिसमें इबादत शामिल हैं, आखिरत पे यकीन, उसमें अल्लाह का खौफ तकवा शामिल है, और एक है इंसानों का इंसानों की तरफ। तो अल्लाह ना इसको बहुत वैल्यू देते हैं कि हम दूसरे इंसानों के साथ कैसा सलूक रखें। यानी अगर एक कि मैं पहले पता नहीं शायद इस क्लास में हुई बात की नहीं, बहरहाल एक हदीस ऐसी भी गुजरी है किसी न किसी क्लास के अंदर कि किसी खातून के बारे में पूछा गया था कि वो बड़े इबादत वाली है लेकिन अपने पड़ोसी को अजियत देती है, तो आपसे मैं फरमाया था वो आग वालों में से। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अच्छा फिर अल्लाह के अहकाम फिर साइड पर कर देते हैं, बस अच्छे लोगों से ताल्लुकात करने, ये नहीं है। दोनों चीज़ों की इंपॉर्टेंस है। जो अल्लाह के हकूक़ है उनकी भी शदीद इंपॉर्टेंस है, शदीद किस्म की। नमाज की शदीद इंपॉर्टेंस है, हज की शदीद इंपॉर्टेंस है, ज़कात की शदीद इंपॉर्टेंस है, और जो लोगों के साथ मामला हैं उनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मुस्लिम 6671 सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है। मैं इसे लिंक करना चाह रहा हूँ कि हमें कोई काम इतने छोटे लग रहे होंगे लेकिन उससे अमूमी तौर पे कौम का इतना फ़ायदा हो रहा होगा कि उसके रिवॉर्ड फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इवन के रास्ते से तिनका उठा देना, पत्थर उठा देना भी सदका है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में एक शख्स को मज़े करते देखा जिसने दुनिया में रास्ते में आने वाले एक दरख्त को काट दिया था जो लोगों के लिए अजियत का बाइस था। अब उस शख्स के और भी होंगे, मतलब ये हदीसें ख़त्म हो गई, उस शख्स के और भी होंगे कोई नेकियां, लेकिन उसका की डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इसकी वजह से वो जन्नत में मज़े कर रहा है, क्या कि लोगों को मसले हो रहे थे, उसने एफर्ट की होगी। दरख्त काटा आसान काम तो नहीं, उस वक्त तो नहीं इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसने दरख्त काटा होगा क्योंकि लोगों को उसकी वजह से मुश्किल हो रही थी। अब उसकी वजह से क्या है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं एक शख्स को जन्नत में मज़े करते देखा। तो इसलिए जब भी हमें कोई ऐसा मौका मिल रहा है कि हम, ये ऑन है ना कैमरा, हमें कोई ऐसा मौका मिल रहा है कि हमारी किसी एक्टिविटी से किसी दूसरे की आसानी हो सकती है तो करनी चाहिए दूसरे की आसानी। क्योंकि अभी बज़ाहिर ये लग रहा होगा, अभी इस वक्त बज़ाहिर, और उससे मुझे सूरह कहफ का एक वाक़या याद आ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ना 3 सवाल हैं, हज़रत खिज़र के साथ उनका एक सफ़र है सूरह कहफ में, और उन 3 सवालों के फिर आगे जवाब हैं। उनमें एक वाक़या ऐसा था जिसमें एक इलाके से गुजरे वो दोनों, और उनके इलाके के लोगों ने कोई लिफ्ट नहीं कराई, उनको खाना मांगा, उन्होंने कोई खाना नहीं, तो बड़ा बुरा सलूक किया। मुसाफिर थे लेकिन एक दीवार थोड़ी कमज़ोर गिरने वाली थी, वो ठीक कर दिया हज़रत खिज़र ने। तो हज़रत मूसा को एक सवाल आया कि भाई ये लोग लिफ्ट ही नहीं करवा रहे, दीवार भी बना दी, उनसे इसकी कोई उजरत ही ले लेते। तो लेकिन उसके पीछे अल्लाह की एक पूरी हिकमत थी। तो इसलिए हमें ना बज़ाहिर कोई काम ऐसे लग रहे हों कि हम क्यों दुनिया वालों के फ़ायदे का काम करें, मुझे इसमें क्या फ़ायदा, तो वो फ़ायदा आखिरत में जाके होगा। इसलिए हम अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी किसी के लिए आसानी कर सकते हैं बग़ैर पैसों के हो तो वो कर देनी चाहिए। अच्छा चलें, आप लोगों के पास नहीं होंगे, रहने दें। नंबर 13, इक्विपमेंट बेचा है, उस पर प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से लेस कर देना है, लेस गेन ऑन डिस्पोजल लेस करना, तो लेस कर देना, वो लॉस है जो ऐड करना है, गेन ऑन डिस्पोजल लेस करना है। अच्छा नंबर 14, वो कह रहे जी इसमें से क्या है वो जब नॉन कैश एडजस्टमेंट ऐड करते होते हैं, एक तो लॉस है, दूसरा इंटरेस्ट एक्सपेंस को वो नॉन कैश भी कहा जा सकता है कि ये कैश नहीं है, कैश इंटरेस्ट पेड है, उस जुमरे में भी आ सकता है। उस एतबार से इन बाकी दोनों को तो ये नहीं आंसर, ये तो ऐड नहीं होता, ये भी ऐड नहीं होता। ये क्यों ऐड नहीं होता, क्योंकि हमने शुरू ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स से किया होता है, इसलिए ये है और ये। नंबर 15, नॉन करंट एसेट्स बेचे, उनसे मिलने वाले पैसे कैश फ्लो में कहाँ आएंगे, इनमें से किस में आएंगे, कैश फ्लो में कहाँ नहीं, इनमें से किस में आएंगे।
वेयर इन अ कंपनी जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएएस के मुताबिक है, यानी कंपनी की इनमें से कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें एसेट बेचने के पैसे आ रहे होंगे? एसेट बेचने के पैसे प्रॉफिट लॉस में आ रहे होंगे, उनमें तो गेन और डिस्पोजल आ रहा होगा। एसेट बेचने के पैसे किस में आ रहे होंगे? वो तो कैश फ्लो में आ रहे होंगे। देखें, प्रोसीड्स मतलब पैसों का आना ऑफ नॉन करंट एसेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो इस साल एसेट बेचे हैं उनके पैसे थोड़ी इनकम स्टेटमेंट में आते हैं, उसमें तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्पोजल आता है, तो सिर्फ कैश फ्लोज में आ रहे होंगे। खत्म कर दिया मैंने कैश फ्लो यार। सेल ऑफ पीपी, $21। अगर आपने रेशियोज पढ़ी हैं तो ये जो कैश फ्लो है ना, कैश फ्लो, कैश का आना जाना, ये बिजनेस की लिक्विडिटी रेशियोज थी, करंट रेशियो, और तो ये जो लिक्विडिटी पोजीशन होती है ना, लिक्विड फ्लो करना, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी की लिक्विडिटी को प्रेजेंट कर रही होती है। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंसी सेंस में आता है कि जितना लोन लिया हुआ है वो वापस करने की औकात है या नहीं। अगर औकात ना हो तो फिर वो इनसॉल्वेंट हो जाता है ना। तो ये सॉल्वेंसी जो है, ये बेसिकली डेट इक्विटी इसको देख के बता रहे होते हैं। सॉल्वेंसी रेशियोज, सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि बिजनेस के पास डेट कितना है। लिक्विडिटी बेसिकली कैश के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इनमें से लिक्विडिटी को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं डेट इक्विटी को, नेट एसेट्स इक्विटी को कहते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बिजनेस के इन चीजों में से लिक्विडिटी को प्रेजेंट कर रही होती है। लिक्विडिटी मतलब ये लिक्विड एसेट्स, पैसों की बात होती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये एमसीक्यूज याद किया करें इस तरह के खास तौर पे, क्योंकि सेम रिपीट भी हो सकते हैं। सेल से आने वाला पैसा, परचेजेस के लिए जाने वाला पैसा, एम्प्लॉयज को दिया जाने वाला पैसा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इनमें से क्या कैश फ्लो है? राइट इशू इनमें से कैश फ्लो है। इक्विटी और बोरिंग से रिलेटेड कैश फ्लो कहां जाना है? फाइनेंसिंग। अच्छा, ये वैसे है तो बुरी बात, ये ऐसे नहीं कहना चाहिए था, यानी आग ही कर दिया, ये सही नहीं है। लेकिन बहरहाल ये तो वो कह रहे हैं जी इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। डिविडेंड पेड को ऑपरेटिंग से निकाल देना ही ठीक नहीं है। जनरली इसको फाइनेंसिंग में लिखते होते हैं, निकालना ठीक नहीं है, लेकिन इसका आंसर 12 पेमेंट ऑफ डिविडेंड भी है, डिविडेंड ही है, क्योंकि ये भी ऑपरेटिंग है, ये भी ऑपरेटिंग है, ये भी ऑपरेटिंग है। तो इसलिए इसका आंसर इन तीन से मुकाबले में तो ये है। अदरवाइज पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑपरेटिंग से निकलता है नहीं, जरूरी नहीं है। बहरहाल इस बाकी तीनों की निस्बत यही है जो ऑपरेटिंग में नहीं है, बस बाकी न्यूमेरिकल ही है। ये पहले हो गई बात। एसेट बेचने के सेल प्रोसीड्स इन्वेस्टिंग में आएंगे। इनमें से किससे कैश बढ़ेगा? डेटर्स पैसे देंगे तो कैश बढ़ेगा। एक कंपनी है जिसके प्रॉफिट्स तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन कैश नहीं है उसके पास, मशीनरी परचेज की है, बिजनेस प्रॉफिट्स में है लेकिन पैसे थोड़े रह गए क्योंकि मशीनरी परचेज की है। इसका मतलब है कि इनमें से कौन से बिजनेसेस हैं जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको कैश फ्लो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। इसकी अंग्रेजी का मतलब ये है कि इनमें से कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो मोस्ट लाइकली है, बहुत ज़्यादा चांसेस कि उसको वो कैश फ्लो के मसाइल से दो चार हो जाएगा। पॉइंट ए का मतलब है कि एक ऐसी कंपनी जिसमें लॉस होता है लेकिन वो गवर्नमेंट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट किस्म की चीज़ें बनाती है। दोबारा सुने, वो बिजनेस जिसके बहुत चांसेस हैं कि उसको कैश फ्लो प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। नंबर ए, ऐसी कंपनी जो फोर्सेस के लिए हथियार बनाते हैं, उनको पैसों का मसला होगा।
गवर्नमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की चीजें बनाती हैं वो गवर्नमेंट दे देगी पैसे उनको। मतलब वो गवर्नमेंट को ये नहीं कहेगी पैसे खत्म हो गए तैयार नहीं हो, देंगे पैसे। पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा, कोई टैक्स लग जाएगा, कोई और मसला हो जाएगा, पैसे इन तक पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि जो वो कंपनी चीजें बना रही है वो गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इस बिजनेस को कैश फ्लो प्रॉब्लम होगी नहीं। एक नया बिजनेस जो है तो प्रॉफिटेबल और वो बहुत एम्बिशियस एक्सपेंशन की तरफ जाने लगा है, बहुत खुल के एक्सपेंशन मतलब बहुत काम फैलाने लगा अपना। एक नया बिजनेस है, बेशक प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन वो बहुत एम्बिशियस है, उसने बहुत एक्सपेंशन कर लेनी है, बहुत काम फैला लेना है। हाँ, इसको हो जाएंगे मसले। अच्छा, ये ना अंग्रेजी का सवाल है, इसका कैश फ्लो से ताल्लुक नहीं है, ये आपकी सिंपल अंग्रेजी का नॉलेज है। पॉइंट नंबर सी, एक ऐसी कंपनी जिसने अपनी फैक्ट्री का एक हिस्सा बेच दिया है, उसको बहुत सारे कैश फ्लो के मसले हो जाने नहीं। उसने तो इतना पोर्शन बेच दिया, पैसे आए होंगे उसके पास। तो एक बहुत अरसे से एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, प्रॉफिट भी कमाती है, कोई एक्सपेंशन का इरादा भी नहीं है। एक काफी अरसे से एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, प्रॉफिट भी कमाती है, एक्सपेंशन का भी कोई इरादा नहीं है। इनको अचानक कैश फ्लो के मसले हो जाएंगे नहीं। तो उस नए बिजनेस ने जिसने बहुत एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान में चले जाना है, उसको कैश फ्लो के मसले होंगे। तो ये आंसर है। बिजनेस एक्सपेंड पहले करेंगे तो कैश आएगा ना। पहले बिजनेस एक्सपेंड करेंगे, 2-4 फैक्ट्रीज बनाएंगे, उसके लिए पैसा चाहिए होगा। व्हाट इज द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ मेकिंग अ कैपिटल रीपेमेंट ऑफ लोन? लोन वापस करने का इमीडिएट इफेक्ट किस पे पड़ेगा? इमीडिएट इफेक्ट प्रॉफिट पे पड़ेगा। क्यों? इमीडिएट इफेक्ट साल बाद पड़ेगा लोन वापस करने का इफेक्ट प्रॉफिट पे। साल बाद भी नहीं पड़ेगा। क्या पड़ेगा? लोन वापस करने का साल बाद जाके प्रॉफिट पे क्या असर पड़ता नजर आएगा? इंटरेस्ट कम पड़ेगा तो प्रॉफिट पे असर पड़ेगा, लेकिन वो कह रहे हैं इमीडिएट फर्क क्या पड़ेगा? प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैश कम हो जाएगा। एक बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है। चूंकि आईकैप के फॉर्मेट्स में, आईकैप के एमसीक्यूज में डिविडेंड की पेमेंट फाइनेंसिंग में जारी होती है, इस वजह से ये आंसर है। वरना ये भी हो सकता है, मैंने कहा है कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नेगेटिव आ रहा है, क्या वजह हो सकती है? डिविडेंड की पेमेंट भी वजह हो सकती है, लेकिन चूंकि आईकैप के ज्यादा सॉल्यूशंस में, एमसीक्यूज में इसको फाइनेंसिंग में रखते होते हैं, 7 की तरफ से इजाजत है, लेकिन आईकैप के सवालों के अंदर ये प्रेफर्ड है कि इसको फाइनेंसिंग में रखें, तभी मैंने फाइनेंसिंग में रखा हुआ है। इसलिए ये रीजन है। ये क्या रीजन है? कि सेल्स उधार पे चल रही हैं जबकि खर्चे सारे कैश पे हो रहे हैं, इसलिए नेगेटिव आ रहे नहीं, पैसे जाए जा रहे हैं, इसलिए नेगेटिव है। तो ये रीजन। हाँ, इसमें से क्या कैश फ्लो नहीं है? बैड डेट्स। और इनमें से क्या है जो, ये भी पहले मिलती जुलती बात ही है, यही है कि क्या है जो ऑपरेटिंग में नेगेटिव कैश फ्लो आएगा। ये अच्छा, ये $97A ही था, अभी B भी है, तो जरा सब्र करो।